ओके, तो चलिए सीधे इस खौफनाक केस स्टडी में उतरते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की परतें खोलने वाले हैं जहां बदले की आग ने एक बहुत ही डरावना और सच कहूं तो बेहद घातक रूप ले लिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सोर्स मटेरियल से निकाली गई काले जादू की एक बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी है। हम उन मनोवैज्ञानिक और अलौकिक पहलुओं को डिकोड करेंगे जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। क्या किसी से बदला लेना है? जरा सोचिए, आप अकेले बैठे हैं और अचानक स्क्रीन पर ये अनजान सा मैसेज फ्लैश होता है। शुरुआत में तो किसी को भी लगेगा कि ये कोई मामूली स्पैम या भद्दा मजाक है ना? लेकिन असल में ये वो ट्रिगर था जिसने एक बेहद भयानक सिलसिले को जन्म दिया। सिर्फ एक वाक्य, और इसी ने एक आम कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो आइए इसे समझने के लिए हम कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खौफनाक रात की शुरुआत। हर डरावनी घटना का एक प्रोलॉग होता है, और सोर्स के मुताबिक इस ट्रेजेडी की शुरुआत एक घनी स्याह अमावस्या की रात से होती है। इस घटना के एकदम सेंटर में है रोहित नाम का एक छात्र। वो एक सुनसान सड़क से अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक उसकी बाइक बंद हो जाती है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोर्स मटेरियल हमें बिना कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड दिए सीधा इस खौफनाक सिचुएशन के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। रोहित को अपनी बाइक के शीशे में एक बिना चेहरे वाला साया नजर आता है। एक ऐसा साया जिसकी आंखें एकदम सफेद हैं और पुतलियां पूरी तरह गायब। और फिर उससे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस होता है। वो इतना घबरा जाता है कि अपनी बाइक और फोन वहीं फेंककर पैदल ही भागने पर मजबूर हो जाता है। भाग 2, अहंकार और अपमान का बीज। अब उस डरावने पल से थोड़ा पीछे हटकर इसके मनोवैज्ञानिक कारण का विश्लेषण करते हैं। आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? इन दोनों किरदारों का कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये बहुत कुछ बयां करता है। एक तरफ रोहित है, अमीर, थोड़ा मुंहफट और बेपरवाह, महंगे कपड़ों और बेहिसाब पॉकेट मनी वाला लड़का जो हमेशा अपने दोस्तों के झुंड में रहता है। और दूसरी तरफ है जतिन, जो पैसों की तंगी से जूझ रहा है, जिसे सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया गया है और जो अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठकर बस बदले की प्लानिंग कर रहा है। ये एकदम क्लासिक टकराव है, जहां रोहित का ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड जतिन की गहरी इनसिक्योरिटी से सीधे जा टकराता है। तो इस पूरी घटना का सबसे अहम ट्रिगर पॉइंट ये था, कॉलेज की पार्किंग में रोहित ने जतिन को सबके सामने कहा था, भिखारी कहीं का, चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे। अब देखिए, ये कोई आम बहस नहीं थी। ये एक ऐसा क्रूर और पब्लिक ह्यूमिलिएशन था जिसने जतिन को अंदर तक तोड़कर रख दिया। और इसी गहरी मानसिक ठेस ने जतिन को इतना कमजोर कर दिया कि वो उन रहस्यमयी और डार्क ताकतों के जाल में आसानी से फंस गया, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं, काले जादू का खौफनाक जाल। ये जानना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया और सदियों पुराना काला जादू आपस में जुड़ गए। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि ये शाप कितनी खौफनाक तेजी से काम करता है। पहले दिन रोहित अचानक कॉलेज से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जतिन के पास एक अनजान नंबर से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो आता है। उसमें रोहित अपने कमरे में बड़बड़ा रहा है और पागलों की तरह अपने ही बाल नोच रहा है। और फिर तीसरे दिन जतिन को आधी रात को एक खास रस्म पूरी करने के स्टेप बाय स्टेप डिजिटल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। जतिन के चेहरे पर जो शुरुआत में एक इविल स्माइल थी ना, वो अब इस खौफ में बदलने लगती है कि ये जादू कोई मजाक नहीं, बल्कि बहुत ही खतरनाक और रियल है। भाग 4, शैतानी रस्म और उसके परिणाम। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां जतिन सिर्फ एक दूर बैठा दर्शक नहीं रहता, बल्कि इस श्राप को खुद ऑपरेट करने वाला बन जाता है। इस आधी रात की रस्म के सटीक स्टेप्स को समझिए। जतिन को ठीक रात 12 बजे रोहित की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटना था। उसके बाद उस श्राप को 3 बार जपना था और अंत में फोटो के ऊपर एक दीपक और एक नारियल रखकर उसे एक चौराहे पर छोड़ आना था। ये कोई रैंडम काम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई खतरनाक विधि थी जिसे जतिन ने पूरी तरह से फॉलो किया। रस्म के दौरान जतिन ने पूरे गुस्से में ये मंत्र बोला, जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगत। इस वाक्य में एक बहुत ही भयानक विडंबना छिपी है। ध्यान दीजिए, जतिन को लग रहा था कि पावर उसके हाथ में है, कि वो इस डार्क मैजिक को कंट्रोल कर रहा है और अपना इंसाफ कर रहा है। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो खुद एक बहुत बड़ी और खौफनाक ताकत की कठपुतली बन चुका था। इस रस्म के पूरे होते ही चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। रोहित की जिंदगी
एक जिंदा नर्क बन गई। उसे हर पल महसूस होता कि कोई उसे घूर रहा है। बिस्तर के नीचे, आईने के पीछे कोई साया है। जब उसने अपने पिता किशोर को यह सब बताया तो उन्होंने इसे बस नशे का वहम समझकर इग्नोर कर दिया। और फिर सबसे भयानक पल तब आता है जब रात के अंधेरे में उनका पुराना नौकर बिरजू एक बेहद भारी और अमानवीय आवाज में रोहित को छत पर बुलाता है। इस श्राप ने बहुत ही चालाकी से रोहित को सबसे काट दिया था ताकि उसे कहीं से कोई मदद न मिल सके। अब हम इस केस स्टडी के 5वें और सबसे खतरनाक हिस्से में एंटर कर रहे हैं, मौत का आखिरी खेल। यहां से चीजें इतनी तेजी से बदलती है कि पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। जतिन के फोन पर अचानक एक लाइव वीडियो फीड स्टार्ट हो जाती है। स्क्रीन पर रोहित दिख रहा है। वो छत पर एकदम सहमा हुआ खड़ा है और उसके ठीक पीछे वही बिना चेहरे वाला साया है। तभी एक मैसेज पॉपअप होता है, खेल खत्म करने के लिए फिनिश टाइप करो। इस मोमेंट पर जतिन को पहली बार असली दहशत और पछतावे का झटका लगता है। उसे फाइनली रियलाइज होता है कि उसने गुस्से में आकर अपने ही दोस्त पर क्या खौफनाक आफत छोड़ दी है। वो किसी भी कीमत पर इस खूनी खेल को रोकना चाहता था। लेकिन तभी कहानी में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट आता है। जो साया रोहित के पीछे था वो अचानक जतिन के कमरे की खिड़की से अंदर आ जाता है। वो साया सीधे जतिन की गर्दन कसकर दबोच लेता है और कहता है, अब या तो वो या फिर तू। ये एक ऐसा जाल था जिससे भागने का अब कोई चांस नहीं था। जतिन को मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी ही आंखों के सामने उस श्राप का डरावना अंत देखे। वीडियो फीड में वो साया छत पर रोहित की तरफ तेजी से दौड़ता है। रोहित दहशत के उस लेवल पर था जहां इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसी एक्सट्रीम डर में रोहित छत से छलांग लगा देता है। ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे शॉक करने वाला और दुखद क्लाइमैक्स है। इस सुपरनैचुरल घटना का रियल वर्ल्ड में जो असर हुआ वो और भी डिस्टर्बिंग था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और वो इसे एक सिंपल सुसाइड मानकर केस क्लोज कर देते हैं। जाहिर है दुनिया की नजर में कोई इंसानी कातिल तो था ही नहीं। रोहित के पिता किशोर अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं और जतिन, जो इस पूरी तबाही का मेन रीजन था, वो एक इतने गहरे सदमे में चला जाता है कि बिल्कुल खामोश हो जाता है। घटना के कुछ वक्त बाद जतिन अपने कमरे के घुप अंधेरे में सुन्न बैठा हुआ था। उसका फोन स्विच ऑफ पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो ये डरावना खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। लेकिन तभी उस सन्नाटे में उसका डेड फोन अचानक अपने आप ऑन हो जाता है। जरा इमेजिन कीजिए उस वक्त उस बंद कमरे का माहौल कितना खौफनाक रहा होगा। फोन की स्क्रीन पर फिर से वही पुराना नंबर फ्लैश करता है और एक सिंगल मैसेज आता है, सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। ये एक लाइन इस केस स्टडी के सबसे डार्क सच को रिवील करती है। काले जादू का ये श्राप एक पैरासाइट की तरह है, एक परजीवी। ये कभी शांत नहीं होता, इसकी भूख कभी नहीं मिटती, इसे बस हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश रहती है। जतिन धीरे से पीछे मुड़कर देखता है और इस बार वहां कोई बिना चेहरे वाला साया नहीं था। वहां रोहित खड़ा था, लेकिन ये वो रोहित नहीं था जिसे जतिन जानता था। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था, आंखें बिना पुतलियों के एकदम सफेद थीं और गर्दन टूटी हुई अजीब एंगल में टेढ़ी थीं। वो जतिन की तरफ देखकर कहता है, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। और इसके तुरंत बाद कमरे की लाइट चली जाती है। खूब अंधेरा और सिर्फ जतिन की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। अगली सुबह जतिन का शरीर भी उसी कमरे में खून से लथपथ मिलता है। इस पूरे सोर्स मटेरियल को गहराई से एनालिसिस करने के बाद ये केस स्टडी हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदले की आग हमेशा खुद को ही जलाती है? हमने साफ तौर पर देखा कि रिवेंज के लिए जो डार्क रास्ता चुना गया, उसने सबसे पहले उसी इंसान को तबाह कर दिया जिसने वो खेल शुरू किया था। इस पर गौर जरूर कीजिएगा। खैर, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार तक के लिए विदा।